दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। इस शुक्रवार को हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक सड़क का उद्घाटन किया, दिल्ली में रिमोट से किया। वो सड़क क्या थी? वो सड़क पिथौरागढ़ के आगे लिपू लेक जो दर्रा है, लिपू लेक पास, वहां तक जाती है ताकि आप गाड़ी से लिपू लेक पास पहुंच जाए, फिर 4-5 किलोमीटर पैदल चले चीन की तरफ जाके, फिर वहां से गाड़ी में बैठ जाए और आप 1.5 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा कैलाश मानसरोवर पहुंच जाए। इसमें पहले 5 से 7 दिन लगते थे, क्योंकि पहले आप पिथौरागढ़ तो बस से जा सकते हैं, लेकिन पिथौरागढ़ जाने के बाद क्या होता था? पिथौरागढ़ जाने के बाद फिर आप पिथौरागढ़ से आगे जाते थे तवा घाट। तवा घाट करीब 108 किलोमीटर पहाड़ की सड़क है, काफ़ी समय लगता था। उसके बाद तवा घाट से घटियाबगढ़ वहाँ से जाने के लिए 19.5 किलोमीटर की सिंगल लेन सड़क थी, और वो भी बहुत पहाड़ों के अंदर, तो उसमें भी बहुत समय लगता था। वहाँ पहुँचने के बाद भी उसके बाद घटियाबगढ़ से लिपू लेक तक 80 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ता था। वो करीब 5 दिन लग जाते थे। तो उसमें आम जैसे बूढ़ा आदमी हो, बहुत फिट ना हो, उन सब के लिए, बहुत श्रद्धालुओं के लिए बहुत मुश्किल था वहाँ से जाने का। तो 2 रास्ते और थे, एक नाथुला सिक्किम से, वहाँ से आप क्रॉस करके जा सकते थे, वहाँ से आप गाड़ी से जा सकते थे, या काठमांडू से। तो उसमें 2 समस्याएं थी। तो वो दूर बहुत थे। अगर नक्शे पे देखेंगे तो देखिए कि नाथुला से कितना दूर कैलाश मानसरोवर पड़ता है, और नेपाल के रास्ते से कितना दूर पड़ता है, और यहाँ देखिए लिपू के लेक के रास्ते से कितना पास पड़ता है कि वहाँ से तो आप उसी दिन पहुँच जाएंगे वहाँ पे कैलाश मानसरोवर में। और आप दिल्ली से भी जा रहे हो तो पिथौरागढ़ आप 7-8 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो ये फ़र्क था, इसलिए ये फैसला किया गया कि इस सड़क को अच्छा बनाया जाए जहाँ से तीर्थयात्री जा सके। दूसरी बड़ी बात यह कि इस रास्ते से करीब 85% रास्ता आप भारत के क्षेत्र में पूरा कर सकते हैं। करीब 15 से 18% तक चीन में है। दूसरे रास्तों में 85% तक चीन में है, करीब 15% से 20% तक भारत में है। काठमांडू वाले में तो बिल्कुल भी भारत में नहीं है। तो ये सब फर्क थे। तो इससे क्या हुआ? अभी जैसे राजनाथ सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया और खबर आई, एकदम नेपाल से एक प्रोटेस्ट आई। और प्रोटेस्ट क्या आई कि आपने हमारी ज़मीन के ऊपर, हमारी धरती के ऊपर अपनी सड़क बना ली, आप हमारी धरती वापस कीजिए, और आपका हमारा फैसला है कि इसको हम द्विपक्षीय तरीके से बातचीत करके सेटल करेंगे, आप इसको सेटल कीजिए। आपने बात तो करी नहीं, आपने हमसे बिना पूछे यहाँ पे सड़क बना ली। भारत ने कहा नहीं, हमारी टेरिटरी है, लेकिन जो भी हमारी समस्याएं हैं, हमारी आपके साथ कमिटमेंट है कि हम बातचीत करके उसको सेटल करेंगे। तो ये हमने कभी सोचा नहीं था इतने दिनों से कि भारत और नेपाल में भी इतनी बड़ी समस्या है। हालांकि पिछले साल भी एक बारी आई थी, जब भारत ने नया नक्शा अपना इशू किया था कश्मीर के फैसले के बाद, आर्टिकल 370 वाले, जिसमें ये लिपू लेक को भारत में दिखाया गया था, और नेपाल ने तब भी इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया था। इसका एक पुराना इतिहास है, और इतिहास ये है कि 1815-16 में ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ थी तो अंग्रेज़ों की और नेपाल की लड़ाई हुई थी। लड़ाई क्यों हुई थी कि नेपाल, उससे पहले नेपाल की सेना बहुत थी, वो एक्सपेंशनिस्ट था, और वो भारत के बहुत इलाकों पे कब्जे कर रहा था। जैसे कि सिक्किम पे कब्जा कर लिया। सिक्किम हालांकि उस समय भारत की टेरिटरी डायरेक्टली नहीं थी, लेकिन उसके अलावा गढ़वाल, कुमाऊं, वो हिमाचल तक आ गए थे, कांगड़ा तक, वो नेपाल ने कब्जा किया हुआ था। तो अंग्रेज़ों की सेना, जो अंग्रेज़ उस समय भारत पर राज कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, अख्तर लोनी जनरल थे, उन्होंने जाके नेपालियों को धक्का दिया। फिर उनके साथ एक संधि पे हस्ताक्षर किया सुगौली में। सुगौली बिहार में है, पूर्व चंपारण में। और उस संधि के अनुसार उन्होंने नेपाल से, जितने उन्होंने भारत में अपने इलाके पे कब्जा किया था, उनसे वो बाहर गए और कहा कि इसके बाद हम कभी इसकी तरफ आंख उठा के नहीं देखेंगे। उसके कुछ शब्द ऐसे लिखे हुए हैं उस ट्रीटी के अंदर, और ये कहा गया कि काली नदी जो है, जैसे लिपू लेक जो दर्रा है, मान लीजिए यहाँ दर्रा है, तो काली नदी यहाँ से आ रही है, काली नदी के जो पश्चिम में जो इलाका है, उस पर नेपाल का कभी कोई क्लेम नहीं रहेगा। इसको मुगलों के टाइम में ब्यांस परगना भी बोलते थे। तो वहाँ पे नेपाल का कुछ लेना देना नहीं रहेगा। तो 1815-16 में सेटल हुआ। फिर दोबारा से झगड़े हुए नेपाल के अंग्रेज़ों के, फिर उनमें समझौता हो गया। फिर 1857 में नेपाल का जो उस समय राजा था, जो कि जंग बहादुर था, जनरल थे, तो वो आए अपनी सेना लेके अंग्रेज़ों की मदद करने। हमारे, जिनको अंग्रेज़ म्यूटिनियर्स कहते हैं, हम स्वतंत्रता संग्रामी कहते हैं, उनके खिलाफ उनकी मदद से अंग्रेज़ जीते। फिर अंग्रेज़ों ने खुश होकर उनको काफ़ी ऐसे इलाके
जो कि पहले ले लिए थे उनसे, तराई में खास करके थे, जैसे कपिलवस्तु, जनकपुर, वो उनको वापस कर दिए और दोबारा से अपने बॉर्डर फाइनलाइज करके नए नक्शे इशू किए 1865 में। उन नए नक्शों में नेपाल का कहना यह है कि जो लिपू लेक का इलाका है वो अंग्रेज़ों ने थोड़ा सा इस तरफ को शिफ्ट कर दिया, उनकी तरफ। शिफ्ट करने का मतलब क्या है कि नेपालियों का कहना था कि जो नदी है ये काली नदी, ये सिर्फ काली, अब ये समझिए कि ये पहाड़ है और ये यहाँ से काली नदी जा रही है, तो काली नदी में ऊपर से कई झरने आ रहे हैं। तो नेपाल का कहना था कि जहाँ से पहला झरना आ रहा है वहाँ से हमारा इलाका शुरू होता है, क्योंकि वहाँ से काली नदी शुरू होती है। अंग्रेज़ों ने कहा नहीं, वो नहीं, ये सारे झरने आ रहे हैं, ये वाटरशेड है, ये हमारा है, ये ऊंचा पहाड़ है, इससे नीचे आके जब एक जगह वो मिल जाते हैं तब वो काली नदी बनता है, वहाँ से आपका उसके पूर्व की तरफ आपका इलाका है, उसके पहले नहीं। नेपालियों ने कहा कि 1865 में जो नक्शा बनाया ये 1816 का नक्शा नहीं था, उसमें थोड़ा सा अंग्रेज़ों ने उसको इस तरफ की तरफ शिफ्ट कर दिया। अंग्रेज़ों का कहना था ये बिल्कुल नहीं है, ये वाटरशेड हमारे पास ही था। वही भारत का कहना भी है और वही नक्शा भी चल रहा है, भारत इसको बहुत दिन से चला रहा है। और सच बात ये कि अगर नेपाली कहें कि अंग्रेज़ों ने थोड़ा शिफ्ट किया और ये नक्शा वो नहीं है जो 1816 का सुगौली के समझौते वाला था, तो ये भी सच्चाई है कि सुगौली के समझौते वाले नक्शे में जनकपुर, कपिलवस्तु कुछ नेपाल के पास नहीं थे, वो सब उनको तब दिए गए, क्योंकि 1865 में तो अंग्रेज़ बहुत खुश थे नेपाल के साथ, उनको वो इनाम दे रहे थे। अब ये हो सकता है, ये नेपाल का कहना है, और इसमें एक स्ट्रेटेजिक लॉजिक है कि अंग्रेज़ों के लिए ज़रूरी था ये करना, क्योंकि जब उन्होंने थोड़ा सा बॉर्डर को इस तरफ अपनी तरफ खिसका लिया, तो उस खिसकाने में वहाँ एक चोटी है, उसका नाम है माउंट आकी, वो करीब 20,000 फुट की चोटी है, वो अंग्रेज़ों के पास आ गई और वो चोटी इतनी ऊंची है कि उससे आप सारा तिब्बत देख सकते हैं वहाँ से। तो उस समय इसे कहते हैं ग्रेट गेम चल रहा था, जैसे शीत युद्ध हुआ, कोल्ड वॉर 20वीं सदी में, ऐसे 19वीं सदी में ग्रेट गेम था। उसमें 3 जो दुनिया के बड़े साम्राज्य थे, रूस, चीन और ब्रिटेन भारत में था। इन तीनों के अंदर बहुत रस्साकशी थी कि हिमालय के ऊपर, तिब्बत के ऊपर ये सब कंट्रोल रखें ताकि कोई वहाँ से निकल के दूसरे के इलाके में ना पहुँच जाए। तो तब ये चल रहा था और ज़रूरी था कि तिब्बत पे नज़र रखना। तो हो सकता है किया हो, लेकिन ये सच है कि अगर किया भी हो तो उसके बदले में नेपाल को इतनी और टेरिटरी मिली। तो अब ये तमाशा चल रहा है, क्योंकि नेपाल के अंदर उसकी अंदरूनी जो राजनीति है वो भी बहुत गर्म है, क्योंकि केपी शर्मा ओली जो हैं वो स्वास्थ्य से इतने अच्छे नहीं हैं। वो पहले भारत के दोस्त थे, अब भारत के दोस्त भी नहीं है, थोड़ा चीन की तरफ ज़्यादा झुके हुए हैं। दूसरा, उनको प्रचंड से थोड़ा ख़तरा भी है, और इस सारे चक्कर में थोड़ा नेपाल में नया नेशनलिज्म भी है, तो उन्होंने ये बहुत ज़ोर से प्रोटेस्ट करी है। मुझे लगता है कि प्रोटेस्ट थोड़े दिन ऐसे रहेगी और फिर ऐसी रह जाएगी। सड़क तो देखिए ये कई साल से बनी रही थी, जब सड़क बन रही थी तब तो नेपाल ने प्रोटेस्ट नहीं किया। ये पुराना प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट नहीं है। अब इसके अगर इतिहास आप देखें तो 1954 में भारत और चीन का समझौता हुआ था कि हम सीमा पर व्यापार करेंगे, उसमें लिपू लेक पास था। उसके बाद ली कीचियांग भारत आए थे 2015 में, तब समझौता हुआ था कि 3 जगह से बॉर्डर पर हमारा ट्रेड होगी, वो लिपू लेक पास यहाँ पे, शिपकीला हिमाचल में और नाथुला सिक्किम में। तब भी ये लिखा गया था, तब भी नेपाल ने थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया था, एक नोट वर्बाल जिसे कहते हैं इशू किया था। 1961 में नेपाल और चीन की संधि हुई थी, उसमें भी बॉर्डर ऐसे लगाया गया था कि वो इसके पूर्व में ही था, वो तिनकर दर्रा एक नेपाल में उसके पास था, तो उसमें भी कोई समस्या नहीं थी। तभी ये क्लेम नहीं किया गया कि लिपू लेक भारत का नहीं है। और उसके बाद 1998 से भारत ने लिपू लेक से, भारत और चीन ने ट्रेड शुरू की 1996 में। उसके बाद 1998 में थोड़ा बहुत नेपाल ने प्रोटेस्ट किया, पर ज़्यादा नहीं हुआ। तो अभी भी ये बात वैसे ही निकल जाती। 2005 में मनमोहन सिंह सरकार ने फैसला किया था कि यहाँ पे सड़क बनाई जाए, सिर्फ 80 करोड़ के बजट से। फिर मनमोहन सिंह सरकार जैसे बहुत चीज़ों में रास्ता भूल गई, यहाँ भी रास्ता भूल गई, कुछ एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम हो गई होंगी, कुछ और प्रॉब्लम्स हो गई होंगी, तो ये नहीं बनाया गया। 2018 में फिर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इसको क्लियर किया। इस टाइम तक उसकी कीमत 440 करोड़ हो गई थी। और जैसा कि नितिन गडकरी ने मुझे बताया ऑफ द कफ में हमारे पिछले हफ्ते, कि वहाँ पे इतना भारी जो क्रेन और सामग्री लेके गए सड़क बनाने के लिए पहाड़ काट के,
वो इंडियन एयरफोर्स के जो बड़े हेलीकॉप्टर है Mi-26 दुनिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर है, उसको इस्तेमाल करके हेलीकॉप्टर उठा के वो मशीनरी वहाँ ले गया और अब ये तैयार हो गया है। तो ये सड़क भी बन रही थी, नेपाल ने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया, लेकिन क्योंकि अब बन गई है और उसका उद्घाटन किया गया, इसलिए नेपाल ने भी प्रोटेस्ट किया, क्योंकि इस पर चुप रहते तो वहाँ पे उनके देश में अपने आप राजनीति बहुत गर्मा जाती। और अब भी लगता है आगे जब ये पहला जत्था जाएगा तो जैसा भारत सरकार अभी है, हर चीज़ का इवेंट बनता है, हो सकता है नरेंद्र मोदी खुद ही वहाँ पहुँच जाए उस जत्थे को भेजने के लिए, तो फिर से ये थोड़ी ये तू मैं चलती रहेगी। इसलिए मैंने कहा मैं आपको ज़रा आज विस्तार से बताता हूँ कि भारत और नेपाल की समस्या क्या है बॉर्डर की। सच बात यह है कि भारत और नेपाल का जो बॉर्डर है वो ज़्यादातर सेटल हो चुका है, बॉर्डर पिलर लग गए हैं, नक्शे एक्सचेंज हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ 2 एरियाज़ हैं जहाँ प्रॉब्लम है, एक ये है 35 वर्ग किलोमीटर का छोटा सा है, और एक और है तराई में 140 वर्ग किलोमीटर का, वो भी छोटा ही है, लेकिन ये 35 तो बहुत ही छोटा है। उसके अलावा तो ये कहें कि 99% भारत और नेपाल की सीमा अब सेटल्ड है, लेकिन 1% में वो तराई वाला भी इतना मुसीबत का एरिया नहीं है। ये मुसीबत का इसलिए है कि ये सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण इलाका है और ये कभी नहीं होगा कि भारत इस ज़मीन को छोड़े, ख़ास करके क्योंकि भारत के पास ये ज़मीन 1815 से है।